हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो काउंसलर की वैकेंसी आई है, जिसकी प्रिपरेशन आप लोग की हो गई थी, सेट चल रहे थे, इसमें आज की वीडियो में हम जो ऑडिटिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, वो आज की वीडियो में रहेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑडिटिंग लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ऑडिटिंग इज राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड अडायर, ऑडिटर, ऑर्डर, नन ऑफ दीज। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है इसे। तो जो ऑडिटिंग होता है किस वर्ड से लिया गया है? एक अडायर शब्द है लैटिन भाषा का, उससे लिया गया है ऑडिटिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सुनना, टू हेयर। तो पहले के टाइम में, क्योंकि इतनी अच्छे से जो हमारी हिसाब किताब है, या फिर ये कहें कि जो ट्रांजैक्शन किए जाते थे, उनका लेखा जोखा रखा नहीं जाता था। तो पहले के लोग क्या करते थे कि एक ये भी चीज थी कि बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनीज होती नहीं थी, छोटे पैमाने पर छोटी छोटी कंपनीज होती थी, अपना बिजनेस करती थी। तो वहां पर एक दूसरे को वो लोग अपना जो भी उनके हिसाब किताब होते थे वो सुनाते थे, एक दूसरे को वो लेन देन जो होते थे उसके बारे में बताते थे। तो उसी को ही कहा जाता था अडायर। आज के टाइम में वही उसी से आपका ऑडिटिंग बन गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के खातों का अंकेक्षण किस वर्ष अनिवार्य किया गया था? When the audit of company accounts was made compulsory in India, 1894, 1914, 1947, 1952। तो भारत में इंडिया में कब अनिवार्य किया गया था? तो इंडिया में अनिवार्य किया गया था 1914 में, 1914 में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1914 से पहले जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 था, 1913 था, उसको लागू किया गया था। उसी के लागू होने के बाद से जो आपका ऑडिट है, या इंडिया में ऑडिट को कंपलसरी किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1914। 1 अप्रैल 1914 भी दे सकता है एग्जाम में, तो वो भी आपका करेक्ट रहेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब बना? When the Chartered Accountant Act of India was made, 1947, 1949, 1956, 1965। भारत में जो चार्टर्ड अकाउंटिंग एक्ट था वो कब बना था, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो इंडिया में बना था 1949 में, 1949 में। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? व्हेन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा एक्ट था वो कब बना था, वो 1949 में बना था। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो, जिसे आप शॉर्ट में ICAI भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। तो उसकी स्थापना उसी के अकॉर्डिंग हुई थी 1 जुलाई 1949 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी इज नाउ रीनेम्ड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑडिटिंग बोर्ड, ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड बोर्ड, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो APC है शॉर्ट में जिसे कह सकते हैं हम, फुल फॉर्म हो जाएगी ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। उसका नाम अब चेंज करके क्या रखा गया है? तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड रख दिया गया है, अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक डैश है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज ए डैश ऑटोनोमस बॉडी, कोऑपरेटिव बॉडी, प्राइवेट बॉडी, नन ऑफ दीज। तो एक क्वेश्चन अच्छा है आपका कि जो आपका ICAI है वो किस तरह की बॉडी है, या किस तरह का निकाय है, कह सकते हैं कि एक स्वायत्त निकाय है, यानी कि किसी के अंडर में काम नहीं करता, स्वतंत्र रूप से काम करता है, सहकारी संस्था है, निजी निकाय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ICAI का प्रधान कार्यालय स्थित है, हेड ऑफिस ऑफ ICAI इज सिचुएटेड एट मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। ये इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया इससे पहले भी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट आर डिस्क्राइब्ड इन। ऑडिट को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ऑडिट से रिलेटेड भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस तरह आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसी तरह ऑडिट से रिलेटेड भी हैं। तो ऑडिट के बारे में बताने वाले जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको किस में रखा गया है? तो वो आपका, तो वो AAS 1 में रखा गया है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी?
ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है इसकी फुल फॉर्म भी। तो फुल फॉर्म हो जाएगी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। किसमें रखा गया है? 1 में रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक चार्ट, उसमें सारे अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड है एश्योरेंस के वो दे रखे हैं, तो एक नजर देख लीजिएगा। सब तो नहीं पूछेगा, ऐसे कि ऑडिट प्लानिंग क्या किसमें आएगा, तो AAS 8 में आएगा, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। या ज्यादातर रिपोर्ट से या प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो वो ध्यान में रखिएगा, आप एक नजर देख लीजिएगा। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षर को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंकेक्षर होता है उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? खातों की पुस्तकों को तैयार करना, खातों की पुस्तकों की स्वतंत्र जांच करना, लागत रिकॉर्ड तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कोई बुक्स नहीं तैयार की जाती है, ना ही कोई रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। क्या की जाती है? स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट एक एग्जामिनेशन होता है, जो बुक्स हमने अकाउंट्स हमने रखे होते हैं उसका। एक आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा परीक्षक निम्नलिखित की जांच और सत्यापन करता है। ऑडिटर एग्जामाइंस एंड वेरीफाइज द कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कोरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड्स, मैनेजर्स रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो अंकेक्षक या लेखा परीक्षक होता है वो किस चीज को वेरीफाई करता है, किस चीज को एग्जामाइन करता है, तो वो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स को नहीं करता, ना ही कॉस्ट स्टेटमेंट को करता है, ना ही कोरेस्पॉन्डेंट रिकॉर्ड्स को, ना ही मैनेजर्स रिकॉर्ड्स को। किसको करता है? जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखे होते हैं, जो वित्तीय हमने आंकड़े रखे होते हैं, रिकॉर्ड रखे होते हैं, उसको करता है। जिसका एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण अनिवार्य है। ऑडिट इज कंपल्सरी इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकेक्षण किसके लिए अनिवार्य होगा? तो अगर सोल ट्रेडिंग है, एक अकेला व्यक्ति है, वो किसी के प्रति जवाबदेह तो होगा नहीं, वो अपने लिए ही कर रहा है, तो वो चाहे तो करवा सकता है, चाहे तो ना करवाए, कोई कंपल्सरी नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म जो साझेदारी फर्म है उसके लिए भी कंपल्सरी नहीं होता है। अगर सारे साझेदार या कोई एक पार्टनर चाह रहा है तो वो करवा सकता है ऑडिट को, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है। लेकिन जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, क्योंकि वहां पर जो पब्लिक होती है उसके भी शेयर्स होते हैं, उसका भी पैसा इन्वॉल्व रहता है, इसलिए उसके लिए कंपल्सरी किया गया है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई साझेदारी फर्म अपना अंकेक्षण करती है तो इसे कहा जाता है? इफ अ पार्टनरशिप फर्म मेक्स इट्स ऑडिट, इट इज कॉल्ड स्टेटरी, कंपल्सरी ऑडिट, वॉलंटरी ऑडिट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा था, जैसे भी मैंने पहले बताया कि पार्टनरशिप के लिए जो पार्टनरशिप फर्म है कंपल्सरी नहीं है, अगर वो चाहे तो करा सकती है, तो उसे क्या कहा जाता है? वो हो जाएगा आपका वॉलंटरी ऑडिट, यानी कि स्वेच्छा से वो करवाना चाह रही है अंकेक्षण, तो वो करवा रही है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय को लेखा पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करना कहलाता है। Entering capital expenses as revenue expenses in the books of accounts is dash. Error of principal, error of omission, error of commission, compensatory error. तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जब उसे हमने अपने अकाउंट्स जब बना रहे थे तो वहां पर जो दिखाया तो एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने दिखा दिया है। तो इस प्रकार की जो गलती हमने करी है, जो त्रुटि करी है, वो किस तरह की त्रुटि होगी? सिद्धांत की होगी, चूक की होगी, लेखे की होगी, या फिर क्षतिपूरक त्रुटि होगी? तो यहाँ पर क्योंकि जो ऑडिटर होता है उसकी एक ड्यूटी है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जो अशुद्धियां या त्रुटियां, जो एरर्स हैं, उनकी भी जांच करना। इस पर जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवाए थे, वहां पर मैंने काफी डिटेल में इस पर आपको समझाया हुआ था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। उसमें सारे मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, जितने भी एरर्स होते हैं, जितने टाइप के रहते हैं, और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने सॉल्व करवाए थे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंसेस थे, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया, तो क्या हुआ? प्रिंसिपल ही पूरे आपने बदल दिए कि जो प्रिंसिपल जो कह रहे थे कि किसी चीज को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप मान के अगर सॉल्व कर लेंगे तो उसको हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, और जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो अलग नेचर के रहते हैं और वो ज्यादातर आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक प्रिंसिपल की गलती होगी, प्रिंसिपल की त्रुटि होगी। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
और चूक की जो त्रुटि होती है तो वहाँ पे ये रहता है कि हम जो है किसी भी लेखे को लिखने में ही भूल गए हैं। और जो लेखे की होती है तो वहाँ पे ये रहता है कि कोई चीज आपकी अमाउंट जैसे सपोज कर लीजिए 2500 का था, हमने वहाँ पर 250 रुपए ही दिखाए, तो वैसे तो हमने सिर्फ एक जीरो ही कम किया, लेकिन अगर ओवरऑल देखिए तो आपने 2250 रुपए 2250 रुपए कम कर दिए। तो ये चीज हो जाती है आपकी लेखे की त्रुटि। और क्षतिपूरक कंपल्सरी क्या होती है कि आपने एक अकाउंट में बढ़ा दिया अमाउंट को, और जितने अमाउंट से बढ़ाया था आपने दूसरा अकाउंट पे दिखाया, वहां पर उतने से ही कम कर दिया, तो क्या होगा, वो एक दूसरे से कट जाएगी, कंपलसेट हो जाएगी, वो आपकी कंपलसेटरी एरर्स होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन के मौलिक सिद्धांतों की अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कहा जाता है। एरर अराइज ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज टर्म्ड एज एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपलसेटरी एरर, एरर ऑफ कमीशन। अभी मैंने इसको समझा ही दिया आपको, ये कौन सा हो जाएगा, जब प्रिंसिपल की गलती होती है, जो मौलिक सिद्धांत होते हैं अकाउंटिंग के उनको हम ध्यान में नहीं रखते, वो हमारी सिद्धांत की त्रुटि होती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑडिटर इज टू अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन डैश डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। प्रथम अंकेक्षक को कंपनी के पंजीकरण के डैश दिनों के भीतर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 90, 30, 60, 45 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फर्स्ट ऑडिटर यानी कि जो प्रथम अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति जो करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होती है। तो कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन किया जा रहा होता है, सम्मेलन, उसका रजिस्ट्री करवाई जा रही होती है, तभी उसके 30 दिन के अंदर ही जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो नियुक्त कराया जाता है। और अगर वो फर्स्ट ऑडिटर नियुक्त नहीं किया जाता तो कंपनी की जो साधारण सभा होती है, जो जनरल मीटिंग होती है, उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जो ऑडिटर होता है उसको नियुक्त करते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसको जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो नियुक्त करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डेज के अंदर किया जाता है, तो 30 दिन करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। फर्स्ट ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड बाय डैश, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल बॉडी। तो यहाँ पर आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा। अभी मैंने समझाया है इसको, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप लोग सही देंगे। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करिए कि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ऑडिटर रिपोर्ट एक विवरण है जिसमें ऑडिट रिपोर्ट इज ए स्टेटमेंट इन विच examine the books of accounts, examine the final accounts and auditor, examine the other enclosed documents. After examining all above present his report. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है एक स्टेटमेंट होती है जिसमें क्या चीजें रहती हैं। खातों की पुस्तकों की जांच होती है, करेक्ट है, कि जो भी अकाउंट्स हमने रखे हैं उनकी जांच करता है। जो लेखा परीक्षक होता है, ऑडिटर होता है, फाइनल अकाउंट्स की जांच करता है। और जितने भी साथ में उसके जो और डॉक्यूमेंट होते हैं अटैच्ड, उन सब की जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। तो जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा कि आफ्टर एग्जामिनिंग, यानी कि सारे जितने भी हमने अकाउंट्स रखे थे, जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे, उसको एग्जामिन करने के बाद जो ऑडिटर होता है अपनी रिपोर्ट देता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑडिट रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होती है, किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो सिर्फ ना सिर्फ जो शेयर होल्डर्स उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है, बल्कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। निवेशकों के लिए इसलिए कि उन्हें पता चले कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका क्या यूज हो रहा है, सही ढंग से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, उनका जो पैसा है, जो कैपिटल उन्होंने लगाई है वो कितना सुरक्षित है। जो निदेशक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए ये रहता है कि जो उनके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। और जो शेयर धारक है, शेयर होल्डर्स, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है भी कि जो लोग उनकी कंपनी को या उनके पैसों को जो उन्होंने लगाया है चला रहे हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही एक्चुअल में ओनर होते हैं कंपनी के। तो जो कर्मचारी या जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो जो डायरेक्टर्स हैं, जो सही ढंग से अकाउंट्स को रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, इसको जानने के लिए, तो तीनों के लिए ही जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक सरकारी कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट डैश को सौंपता है। The statutory auditor of a government company submits his report to dash. The beauty of the company, the CAG, the legislative, the company secretary. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसमें जो आपका स्टेटरी ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, किसको देता है? कंपनी के संचालक मंडल को, जनता के मालिका परीक्षक को, विधायिका को या फिर कंपनी सचिव को। तो जो आपका वैधानिक लेखा परीक्षक होगा, स्टेटरी ऑडिटर होता है, वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? जो सरकारी कंपनी होती है तो उसका ऑडिटर जो नियुक्त किया जाता है वो कैग के द्वारा ही किया जाता है और अपनी रिपोर्ट भी वो कैग को ही सौंपता है, जनता के मालिका परीक्षक को। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ऑडिटर को किस धारा के तहत अपनी ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है? अ कंपनी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू साइन हिज ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 145, 229, 230, none of these। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कंपनी का ऑडिटर होता है उसे किस धारा के तहत जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसका हस्ताक्षर करना, उसको सिग्नेचर करना होता है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहले जो आपका चलती थी कंपनी लॉ 1956 का चलता था, 1956 चलता था अधिनियम। अब जो चल रहा है 2013 चल रहा है, 2013 चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका धारा 145 है, 145 है, उसके अंतर्गत जो ऑडिटर होता है उसको अपनी जो रिपोर्ट होती है उसका सिग्नेचर करना होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वच्छ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट वह है जिसमें लेखा परीक्षक अ क्लीन ऑडिटर्स रिपोर्ट इज वन इन विच ऑडिटर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो स्वच्छ रिपोर्ट होती है यानी कि जो क्लीन पूरी रिपोर्ट होती है उसमें जो ऑडिटर होता है क्या चीजें होती हैं? Describe some error, describe only fraud, describe error and fraud, doesn't describe any fraud, error and irregularity। अभी मैंने आपको बताया ही था कि क्लीन रिपोर्ट है, क्लीन का मतलब है कि सब कुछ साफ है, स्वच्छ है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, तो कुछ भी मेंशन नहीं करेगा। तो ऐसी रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर ने कुछ भी मेंशन ना किया हो तो वो आपकी क्या हो जाती है? क्लीन रिपोर्ट कहलाती है, स्वच्छ रिपोर्ट कहलाती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट जिसमें मर्यादाएं हो कहा जाता है। A report bearing qualification is known as qualified report, unqualified report, clean report, none of these। एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें किसी भी तरह की मर्यादाएं यानी क्वालिफिकेशन, जैसे अभी जो मैंने बताया था कि कुछ गड़बड़ी है, कोई एरर है, कोई फ्रॉड है, वो रिपोर्ट क्या कहलाती है? वो रिपोर्ट आपकी कहलाती है क्वालिफाइड रिपोर्ट, मर्यादित रिपोर्ट। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर कोई भी गड़बड़ी या एरर या फ्रॉड पकड़ता है ऑडिटर है तो वो अपनी जो रिपोर्ट होगा उसमें मेंशन करता है, वो उस तरह की रिपोर्ट क्या कहलाती है? मर्यादित कहलाती है, क्वालिफाइड कहलाती है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट रिपोर्ट से शेयरधारकों को लाभ है। बेनिफिट टू शेयर होल्डर्स फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज ऑनेस्टी, इंफॉर्मेशन अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल, हेल्प्स इन टैक्सेशन, information about the efficiency of directors and financial position of the company। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उससे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है? क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है सबको अलग अलग बेनिफिट्स होगा, इन्वेस्टर को अलग होगा, शेयर होल्डर्स को अलग होगा, मैनेजमेंट को अलग होगा। यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है? तो उनको ये बेनिफिट होता है कि उन्हें ये पता चलता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कितनी दक्षता से अच्छे से काम कर रहे हैं अपना, और साथ ही कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कंपनी की जैसी फाइनेंशियल पोजीशन होगी उससे उन्हें ये भी क्लियर हो जाएगा कि उनकी जो कैपिटल लगी है, इन्वेस्ट है, वो भी सही जगह काम हो रहा है उससे, या जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने लगाई थी वो पूरी तरह से पूरा हो रहा है। तो ये जो आपका बी पॉइंट है वो इसी में ही आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट रिपोर्ट निदेशकों को जानकारी प्रदान करती है। ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू डायरेक्टर्स अबाउट क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज ऑनेस्टी, हेल्प्स इन टैक्सेशन, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल होती है, उनको क्या इन्फॉर्मेशन देती है? लेनदारों के बारे में जानकारी देगी, या कर्मचारियों की ईमानदारी कितने ऑनेस्ट हैं, या कराधान में जो टैक्सेशन लगाया जा रहा है उसमें हेल्पफुल होती है। जो मेन निदेशक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं या फिर संचालक कह सकते हैं आप, उनको ये इम्पोर्टेंट होता है जानना कि उनके जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो ऑनेस्टी के साथ सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट अगर क्लीन आ रही है
इसका मतलब कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, कोई एरर नहीं कर रहा, सभी अपने अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट रिपोर्ट निवेशक को जानकारी प्रदान करती है। ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स अबाउट एम्प्लॉयज ऑनेस्टी, टैक्सेशन, डिविडेंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंटिन्यूटी, एफिशिएंसी ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, अंकेक्षण की रिपोर्ट होती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आपने शेयर होल्डर्स को पढ़ लिया कि क्या बेनिफिट होता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या नॉलेज देती है। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको अपना डिविडेंड है या फिर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कितना सिक्योर है या कितना ज्यादा लिक्विडिटी है, इन सब चीजों की जानकारी चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, डिविडेंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंटिन्यूटी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।